हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे अंतिम जो क्लास होगा आपका ईवीएस क्लास 4 का। ठीक है, ये 25वां पार्ट है आपका और बंटी का सफ़र नाम है इसका। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको समाप्त करते हैं। शुरू करते हैं, फिर समाप्त भी होगा। लिखा गया है कि सीमा और बंटी अपने माता पिता के साथ बड़ा दिन की छुट्टियों में रांची जाने वाले हैं। उनका घर दानापुर है, जो पटना के निकट गंगा नदी की धारा के 2 भागों में बट जाने से उभरे दियारा की ज़मीन में बसा है। क्या है दानापुर? तो गंगा नदी की धारा जो है 2 भागों में बट गई और जो उभरा हुआ दियारा है उसमें बसा हुआ ये दानापुर। समझ गए? तो सीमा ने माँ को सामान बांधने में मदद किया, तो बंटी ने पिताजी के साथ रास्ते का नाश्ता बनाया। चलने के पहले पिताजी ने पूछा, क्या सारा ज़रूरी सामान रख लिया गया है? माँ ने कहा, कपड़े लत्ते, खाना पानी, दवाइयाँ, रुपये पैसे, फ़ोटो, पहचान पत्र, ब्रीफकेस एवं बैग की ताला चाबी आदि हम लोगों ने रख लिए। इतने सामान आप कहीं भी जाते हैं तो ले जाते हैं, यही बताया जा रहा है। सीमा ने कहा, जितना भी सामान हम लोग ले जा रहे हैं उसकी मैंने एक सूची बना ली है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं? तो ये सारे सामान जो है आप ले जाते हैं। कपड़े, खाना पानी, दवाई, पैसे, रुपये, ऑनलाइन पेमेंट, आजकल तो मोबाइल लेकर चलते हैं, सब कुछ पेमेंट होता है ना। फ़ोटो, पहचान पत्र, बैग, बहुत सारे जो हैं आप सामान अपने साथ ले जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे। क्या यात्रा पर जाने से पूर्व हमें अपने सामानों की सूची बनानी चाहिए या नहीं? अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए। देखिए, यात्रा पर आप जा रहे हैं तो हर चीज़ को अपने साथ लेकर जाइए, सूची बना लीजिए। अगर भूल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो है आपको ज़रूरत है और भूल गए, ओ हो भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप यात्रा पर जा रहे हैं तो हर चीज़ की ख्याल अपने जो भी काम के लिए आप ले जाइएगा, कुछ भी सामान है तो ख्याल रखना चाहिए। उस चीज़ को ख्याल रखने के लिए आप लिस्ट भी बना सकते हैं। आगे है कि सीमा, बंटी और उसके माता पिता अपने सामान लेकर नदी की घाट आ गए। वहाँ से नाव के द्वारा नदी पार कर दानापुर पहुँचे। वहाँ पड़ाव से टेम्पो के द्वारा पटना जंक्शन रवाना हुए। बंटी ने कहा, पटना की सड़कों पर आदमी से ज़्यादा रिक्शा, टेम्पो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, कार आदि की भीड़ है। ये बोल रहा है कौन? तो बंटी। आगे है कि सीमा बोली, गाड़ियों के शोर एवं धुएं से मेरा जी घबराने लगा है। अचानक बंटी उंगलियों से इशारा करते हुए बोला, वो देखो, लड़कियां भी फराटे से स्कूटर, कार चला रही हैं, जबकि अपने गांव में तो साइकिल चलाने पर भी लड़कियां को डांटते हैं। सीमा हैरानी से देखते हुए बोली, यहाँ लड़कियां भी फुल पैंट, जीन्स, कमीज, कुर्ता, टी शर्ट पहने तथा हाथ में मोबाइल फ़ोन घुमाते नजर आती हैं, जबकि अपने गांव में लड़कियां फ्रॉक, सलवार जो है साड़ी पहनती हैं। आप अपने जो हैं यहाँ पर है कि आपने अब तक किन किन वाहनों को देखा? तो हमने देखा स्कूटर को, हमने यहाँ पर देखा, देखिए 1 मिनट में चलते हैं ऊपर, ज़्यादा रिक्शा, टेम्पो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, कार आदि हमने यहाँ पर देखा। ज़मीन पर चलने वाले क्या हैं? तो ज़मीन पर चलने वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और टेम्पो हैं। हवा में क्या चलेगा? तो हवा में यहाँ पर देखेंगे, हवा में चलने वाले हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर है, और पानी में चलने वाले नाव, जहाज़, जो पानी वाला जहाज़, मोटर बोट, ये सारे। आगे चलेंगे। आपने यहाँ लड़के लड़कियाँ या स्त्री पुरुष को कौन कौन से कपड़े पहनते देखा? तो हमने क्या देखा कपड़े पहनते हुए? तो हमने यहाँ पर देखा कि वो सलवार कमीज, मतलब लड़की और स्त्री के बारे में बोल रहे हैं, सलवार कमीज, दुपट्टा, साड़ी, साया, ब्लाउज और जो है जीन्स, पेटीकोट कहते हैं उसको, पेटीकोट, शॉर्ट्स, टॉप,
ये सारे लड़कियां पहन रहे हैं, लड़कियां और स्त्री। और यहाँ पर देखेंगे तो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, हाफ पैंट, धोती, कुर्ता, ये सारे जो हैं लड़के या पुरुष पहनते हैं। चलिए, ये परिधान के बात थी। चलिए अब हम 5वां नंबर पर चलेंगे कि क्या लड़कियों को साइकिल चलाने पर रोका जाना उचित है? एकदम नहीं। आप साइकिल योजना चलाकर क्या दे रहे हैं? लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप स्कूल जाइए, तो आप क्यों रोकेंगे? पहले जो है ऐसा रोका जाता था, लेकिन अब नहीं रोका जाता है। ये रोका भी जाना नहीं चाहिए। आगे है कि टिकट कटाकर सभी लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए। थोड़ी देर में पटना हटिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के पास आकर रुकी। यात्रीगण रेलगाड़ी पर चढ़ने उतरने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। गाड़ी के अंदर बैठने के लिए थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही और सीमा और बंटी लपक कर खिड़कियों के पास बैठ गई। गार्ड बाबू ने हरी झंडी दिखलाते ही गाड़ी सीटी देते हुए चल पड़ी। गाड़ी के अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे तो कुछ लोग अखबार पढ़ने में मशगूल थे। थोड़ी ही देर में काला कोट एवं उजला पैंट पहने टिकट जांच करने के लिए टीईटी डिब्बे में आया। टीटी जो पहुंचता है, टीटीई। जिन लोगों के पास टिकट नहीं था उनसे टीटीई ने कितना रुपया, 250 रुपये पर रुपये जुर्माना के साथ उन्हें 250 रुपया जुर्माना लेता है। टिकट नहीं रहता है तो जानते ही कितना लेता नहीं रहता है। जुर्माना के साथ जहाँ तक उन्हें जाना था उतने रुपये लेकर टिकट बना दिया। बंटी यह देखकर दंग था कि कुछ लोग बिना टिकट कटाए यात्रा करने की कोशिश करते हैं। वह जानता है कि यह एक अपराध है। वह जान रहा है कि वह क्या है? अपराध है। क्या आपने देखा है कि रेलगाड़ी के अंदर किन किन सामानों की बिक्री होती है? तो हाँ, देखा है। आप क्या क्या नहीं, बिस्कुट, समोसा बोलते रहता है। अमरूद, चाय वाला तो नाम न लीजिए, लाल चाय, दूध वाली चाय, खीरा, ककड़ी, चॉकलेट, रस, लस्सी वाले, सुधा वाले, ये सब अखबार वाले, ये किताब, बच्चों की किताब वाले, भूंजा वाले तो घूमते ही रहते हैं, मूढ़ी वाले। चलिए, ये सब आप देखते हैं ट्रेन में बिक्री होते हुए। टीटी की तरह गार्ड और चालक की भी निश्चित वेशभूषा होता है। पता कीजिए इनके कपड़े कैसे होते हैं, गार्ड के और टीटी के और चालक के। देखिए, टीटी के तो अभी हमने देखे भी, उजला फुल पैंट और काला कोट। गार्ड के कैसे हैं? तो फुल पैंट और कोट दोनों उजले होते हैं। और चालक के कैसे? तो फुल पैंट और कोट या कमीज सभी क्या होते हैं? आप देख सकते हैं कि चालक जो होता है उसका हरा हरा भी होता है। लेकिन अब परिधान डिजाइन बदलते रहता है। तो अभी आप देखते हैं कि जो रेल चलाता है तो उसका कैसा रहता है? कमीज कोई काले भी पहनते हैं या आप हरे हरे वाले कमीज देखते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं तो अब तो ऐसा है, परिधान है, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलते नहीं हैं कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बिना ड्रेस के ही अपने जो घरेलू ड्रेस है उस हिसाब से अपना पहनते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि बिना टिकट कटाए यात्रा करना चाहिए? एकदम नहीं। करिएगा तो पकड़ाइएगा तो फाइन लगेगा। टिकट कटा के चढ़िए। अपने आसपास पूछकर बताकर पता लगाइए, इससे हानि क्या होती है। जितना का आप 50 रुपये का टिकट कटा लेंगे तो 150 रुपया फाइन नहीं देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया ये बात है कि हम टिकट कटा लें। चलिए, आगे चलिएगा कि सीमा बंटी के आसपास ही नीलम, पवन, परमानंद, रेणु, अर्चना और विक्रांत बैठे थे। कुछ ही पल में सबकी आपस में दोस्ती हो गई। नीलम ने कहा, हम लोग पटना घूमने आए थे। कहाँ? पटना घूमने आए थे। और देखिए, यहाँ पर सीमा ने पूछा कि पटना में आपने किन किन स्थानों को देखा? अभी ये सब याद रखिएगा। पवन, हम लोग यहाँ चिड़ियाघर घूमे, जहाँ बहुत तरह के पशु पंछी थे।
हैं, और साथ ही साथ गोलघर पटना संग्रहालय भी देखने गए, जहां अनेक तरह के प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, हथियार, चित्र आदि रखी थी। नीलम बोली, हम लोग ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर में जाकर मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है तख्त हरमंदिर में जाकर अपना मत्था टेका। ये 10वें गुरु थे, ये तो जान ही रहे हैं आप। चलिए अगला है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है पता है? 1666 में पटना सिटी में जन्म होता है। ये 10वें गुरु थे, ये तो आपको यहाँ पर बताया भी गया है। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी आप जानते होंगे, जानते हैं ना, ये खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि परमानंद हम लोग जो है गोलघर भी चढ़े। यहाँ पर नम्मा है कि आपने किन मतलब आपके निकट कौन कौन से देखने वाले स्थान हैं, तो आपके निकट जो देखने वाले स्थान है वो आप बता सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। बातें करते करते वे लोग गया पहुंच गए। रेणु बोली, गया एक प्राचीन शहर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता, गया क्या है? तो प्राचीन शहर है। यहाँ का विष्णुपद और मांगला गौरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकता है कि मांगला गौरी मंदिर कहाँ पर है? तो गया में है। विष्णुपद तो जान ही रहे हैं कि कहाँ है, गया में है। परमानंद ने कहा, गया से ही सटे बोध गया है। क्या है? गया से सटे बोध गया है, जहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को यहीं एक पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया से गाड़ी खुली तो सूखी सी फल्गु नदी दिखाई दी। सूखा हुआ फल्गु नदी दिखाई देता है, जिस पर बने पुल पर भारी गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी गुजर रही थी। अभी जो है फल्गु नदी को मकामा के पानी से जोड़ा, मतलब कि मकामा के नल जो है वहाँ पर गंगा नदी के नल को यहाँ पर पहुँचाया गया है पाइप के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी फल्गु नदी क्या है, सूखा हुआ है कहानी के हिसाब से। अब यहाँ पर आगे है कि जंगल, पहाड़, पठार दिखने लगे। जो है कोडरमा से गाड़ी आगे बढ़ी तो धरती पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देने लगी। सीमा ने पूछा, वह क्या दिख रहा है? कोडरमा से देखिए तो गुरु गोविंद सिंह और भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में अपने शिक्षक से पता कीजिए। तो ये तो आप जानते भी हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म जो होती है 1666 में। भगवान बुद्ध की जन्म कब होती है? तो 563 ईस्वी पूर्व में होती है। मृत्यु कब होती है इनकी? तो 483 ईस्वी पूर्व में होती है। ये सब कहानी आप पहले भी पढ़े हैं, हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे हर जो है चैप्टर में। आप देखते हैं कि प्राचीन में भी किया है और क्वेश्चन बनाते भी कर रहे हैं, तो आप इनके बारे में ऐसे भी जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे कि गया से गाड़ी खुली, सूखी सी फल्गु नदी जो है नहीं दिखाई देती, अब जो है दिखाई दी। गया से गाड़ी खुली, सूखी सी फल्गु नदी दिखाई दी। अब जो है जब गया से खुलता है तो नदी दिखता ही है, जिस पर बने पुल पर भारी गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी गुजर रही थी। जंगल, पहाड़ और पठार दिखने लगे थे। फिर वही कहानी है कि कोडरमा से आगे गाड़ी जो है यहाँ पर चमकती हुई दिखाई देने लगी। दो बार ये टाइप है। आगे है कि सीमा ने पूछा, वह क्या दिख रहा है? देख रहे हैं 2 बार टाइप है, ऊपर भी टाइप है, नीचे भी टाइप है। चलिए आगे है कि रेणु बोली, वह अबरख है। क्या है? अबरख। कोडरमा में चमचमाते अबरख के खान भरे पड़े। अचानक क्या है? कोडरमा में क्या है? अबरख के खान है। अचानक सीमा की नज़र एक ऊंचे पहाड़ पर पड़ी, जिस पर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था। अर्चना बोली, यह पारसनाथ का पहाड़ है। क्या है? पारसनाथ का पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्या है? पारसनाथ का पहाड़ जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इस पर जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर यही ऊंचे पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ पर है।
इनके विवाद भी हुए हैं हाल ही में, ये भी आप जानते होंगे। चलिए आगे है कि गाड़ी पर अब जो है गोमो पहुंचने वाली थी, गाड़ी अब जो है गोमो पहुंचने वाली थी। विक्रांत ने कहा, यह ऐतिहासिक महत्व की जगह है। स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा नेताजी बोस को अंग्रेजों ने उनके घर में ही कैद कर रखा था। सुभाष चंद्र बोस उन्हें चकमा देकर कैद से निकल गए और गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर चले गए। कहाँ से? यही गोमो से। मतलब याद रखिएगा, गोमो से पूछा जा सकता है कहाँ से वो रेल पकड़े थे, तो गोमो से। और यह जो है फ्रंटियर मेल पकड़े और वहाँ से पेशावर चले गए। बाद में वहाँ से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए वो सिंगापुर पहुँचे, जहाँ आज़ाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेज़ों पर हमला किया। ये याद रखना है सुभाष चंद्र बोस वाला। चलिए आगे देखेंगे कि क्या आपने किसी पहाड़ पर चढ़ाई की है? पहाड़ पर चढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप कहीं पहाड़ पर, राजगीर की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, कहीं भी चढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से चढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो पैर फिसली तो जान गई। धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कहता है और चिपकाइए, और 5-5 वाक्य आप लिख सकते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर आप यहाँ पर बीच में देख सकते हैं। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तो आपको पता ही है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। ये जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन जाता है। ये किनके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे है कि गोमो से गाड़ी खुली, रास्ते में पहाड़ी चट्टानों के बीच से होकर दामोदर नदी दिखाई दी। दामोदर नदी अब मिलता है, फल्गु दिया, दामोदर अब है। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ते गई बोकारो पहुंची। तभी बंटी ने पूछा, यह चिमनियाँ कैसी हैं जिसमें धुआं निकल रहा है? विक्रांत ने कहा, बोकारो में इस्पात कारखाना है। क्या है? इस्पात कारखाना। कहाँ? बोकारो में। ये चिमनियाँ उसी की हैं। बोकारो से गाड़ी खुली तो झालदा पहुंची। वहाँ कई यात्री चढ़े जो बांग्ला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? जो झालदा पहुंचा तो वहाँ लोग ऐसे चढ़े जो बांग्ला बोल रहे थे। बंटी की माँ ने कहा, झालदा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? झालदा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ के ज़्यादातर निवासी बांग्ला बोलते हैं। गाड़ी अब रांची पहुंच चुकी थी। निशिकांत और इंदु उन्हें लेने आई थी। घर जाने के रास्ते में अलग ढंग से साड़ी लपेटे महिलाओं का समूह दिखाई दिया जो अपनी भाषा में कोई गीत गा रही। यहाँ पर निशिकांत ने कहा कि ये उराव जनजाति की महिलाएं। क्या हैं? उराव जनजाति। झारखंड में इनके अतिरिक्त बिरहोर, मुंडा, संथाल आदि जनजातियाँ भी रहते हैं। आपको उराव तो याद रखना ही है, साथ ही साथ मुंडा तो आप जानते ही हैं, और बिरहोर और संथाल ये सब भी आपको याद रखने हैं। चारों के चारों नाम, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं। इनकी बोली भी क्या है? अलग अलग है। उराव खुडुक बोलते हैं, मतलब उराव जो जनजाति हैं वे खुडुक बोलते हैं। तो मुंडा जो है मुंडारी, और संथाल लोग क्या बोलते हैं? संथाली बोलते हैं। संथाली, मुंडा मुंडारी, और जो है उराव कुडुक भाषा। जो आप जो है इसमें देखेंगे एनसीईआरटी में, उसमें कुडुक लिखा हुआ है, इसमें कुडुक है, कुडुक। चलिए तो यहाँ पर बोली ये हो गया। इंदु बोली, झारखंड में इसके अतिरिक्त जो है सादरी, नागपुरी और खोरठा, सादरी, नागपुरी और खोरठा भी बोली जाती है। बंटी ने कहा, हमारे बिहार में काफ़ी भाषाई विविधता है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। कहाँ के लोग मगही बोलते हैं? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पटना, गया, नालंदा, मगही, वैशाली, भोजपुर, बज्जिका, दरभंगा, मधुबनी, मैथिली, मुंगेर,
भागलपुर अंगिका, रोहतास भोजपुर भोजपुरी। इतनी भाषाएं आपको याद रखनी, सारे पूछे जा सकते हैं। एक बार पुनः आपको हम बताते हैं। पटना, गया, नालंदा, मगही, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वज्जिका, दरभंगा, मधुबनी, मैथिली, मुंगेर, भागलपुर, अंगिका, रोहतास, भोजपुर, भोजपुरी। याद रहेगा? चलिए, क्या आपके आसपास के गांव के लोग आपकी ही तरह बोलते हैं या कोई अंतर है, इसकी पता कर सकते हैं। ये आप जान सकते हैं कि कहीं पर आप जाते हैं तो वहाँ की भाषा क्या होती है, अलग होती है। चलिए आगे हम चलेंगे कि छुट्टियों में सीमा वंटी ने सबके साथ रांची में भारी मशीन का कारखाना, कांके का पागलखाना। कहाँ है पागलखाना? कांके का, ये याद रखना है। रांची में भारी मशीन खाना है। और नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात देखा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप कंपटीशन में देखते होंगे ये क्वेश्चन पूछता है, नेतरहाट और जोन्हा का जलप्रपात। और पागलखाना तो बीपीएससी पूछा हुआ है। मतलब बीपीएससी जो है 67वीं 68वीं आप जो है पीछे के क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, छुट्टियां बिताकर वो वापस घर लौटे। इससे वो बहुत खुश थे। अगर आपकी यात्रा जो है, कोई यात्रा की है, अगर आपने कोई यात्रा की है तो आप अपना बता सकते हैं क्या क्या संस्मरण आपके कक्षा में है, वो सुनाइए। और इस प्रकार सुनाइए और किताब ये जो है आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। अब जो है हम चलेंगे 5वें ईवीएस क्लास में, तब तक आप इसको देखिए। हम जो है उसको भी समाप्त करने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि अब आपका होगा 5वां का ईवीएस पहला चैप्टर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।